नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में मैं इतना कहूंगा कि उनकी एक्टिंग, उनकी अदाकारी को आपने दिल से सराहा, शायद इसीलिए आज वो इस मुकाम पर हैं जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज़ नेशन में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? बस खैरियत, मेहरबानी। देखिए, मेहरबानी लोगों की बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, दोस्तों की, चाहने वालों की, प्रशंसकों की, रिश्तेदारों की। जब तक मेहरबानी है तब तक आप सही हैं। जब दुआएं ख़त्म होने लगती हैं तो इंसान भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, और दुआएं आपके साथ हमेशा से रही हैं। लेकिन शेखर जी, कब से ये यहाँ पर आपने एक मुकाम बनाया है मुंबई में? जब भी हम यहाँ पर आते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं, बहुत एक अच्छा लगता है, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। लेकिन आपको कहाँ से पॉजिटिव वाइब आई, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा अगर वो नहीं, शुरुआती दौर से आई थिंक 85 से जब उत्सव रिलीज़ हुई, बल्कि उसके एक साल पहले जब वो फिल्म मुझे मिली, और इस तरह से मिली कि जिस तरह मैंने कभी ख्वाब में नहीं देखा था, या शायद ऐसा कह लें कि शायद सिर्फ ख्वाबों में देखा था। अच्छा। उस तरह का ब्रेक आने के बाद मुंबई में कोई 2 हफ्ते के अंदर उत्सव जैसी फिल्म मिल जाना, और रेखा जी के साथ वो पहली फिल्म, शशि कपूर प्रोड्यूसर थे, तो शुरुआती दौर ही बहुत अच्छा था, शुरुआती सफ़र ही बहुत अच्छा था। रास्ते में चोर उचक के मैं ये कहने यहाँ रात भर के लिए छोड़ सकती हूँ? यहाँ? हाँ। हाँ, जैसा आप चाहें। शेखर जी, थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाता हूँ अगर, तो कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों की अगर मैं आपकी बात करूं, तो क्या ये कीड़ा पहले वहीं से काटा हुआ था कि हाँ, स्कूल में भी कोई परफॉर्मेंस देनी है, स्टेज परफॉर्मेंस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जिसे लोग कीड़ा कहते हैं, मैं उसे जुनून कहता हूँ। अच्छा। और और वो जुनून जो है वो क्यों आता है आप में और कब आता है, इसका भी आपको शायद एहसास नहीं होता जी। अब मैं जिस परिवार में पला बड़ा हूँ उसमें कोई वजह नहीं थी कि मैं अभिनेता बनूँ, क्योंकि किसी ने दूर दूर तक इस तरह से फिल्मों में जाने का कोई प्रयास भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। पिताजी डॉक्टर और बाकी सब लोग सिविल सर्विसेज में, कोई आईएएस है, कोई आईएफएस है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है। वहाँ मेरे लिए इस तरह का ख्वाब देखना कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, शायद वो हैरत अंगेज़ भी था। और पर मैंने ये सोच लिया था कि मुझे और कुछ नहीं, बस मुझे अभिनेता ही बनना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। टीचर्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि आप कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में सबको डिस्टिंक्शन मिले। हालांकि मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डिस्टिंक्शन मिलता था। मैथ्स में कमज़ोर था, साइंस नहीं, मैथ्स में कमज़ोर था, केमिस्ट्री में अच्छा था, फिजिक्स में कमज़ोर था। लेकिन वही है कि मेहनत से फिर आप उसकी भरपाई कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी रुचि जो है, तुम्हारा जो जुनून मुझे दिखाई दे रहा है, वो अभिनय की तरफ है, तुमको उस तरफ जाना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं आई विल्ड इट। तो वो जो विल था, उसकी वजह से वो जो डिटर्मिनेशन था और वो जो जुनून था, जिसको आप कीड़ा कह रहे हैं, और कीड़ा गंदा होता है, जुनून अच्छा होता है, जुनून बहुत खूबसूरत होता है। तो वो उस जुनून की वजह से मैं ये कर पाया। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट था, किस तरीके से उनको आपने मोल्ड किया? पढ़े लिखे परिवार से जब आते हैं, आप सम्भ्रांत परिवार से आते हैं, सुलझे हुए समझदार परिवार से आते हैं, तो परिवार की सोच जो बड़ी व्यापक होती है और परिवार की सोच संकीर्ण नहीं होती। पिताजी के हालांकि इकलौता लड़का था और हर कोई वजह थी कि पिताजी कहते कि, बाबूजी कहते कि नहीं नहीं, तुमको डॉक्टर ही बनना है भाई, इकलौते हो और वंश का नाम और ये वगैरह, वो इस तरह की सोच नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक्टर बनना चाहते हो तो सभी लोगों ने कहा कि एक्टर बनो, फिर उसके बारे में सोचो, उस तरफ मेहनत करो, पढ़ाई का दामन मत छोड़ो। लेकिन शेखर जी, जब आप मुंबई, आपको बड़ी आसानी से किरदार मिल गए, मुंबई में बहुत जद्दोजहद जैसे कि अभी आपने बताया कि नहीं करनी पड़ी, यहाँ सबसे पहला दोस्त कौन बना, कौन ऐसा? आई थिंक सबसे अच्छा दोस्त मैं ही अपना बना। और शेखर जी, वाह जनाब, देख भाई देख, मतलब फेयर लिस्ट है मेरे पास पूरी, जिसमें आपको जब भी स्क्रीन पर लोग देखते थे, सराहते थे। कौन सी एक ऐसी चीज थी जो आपको आगे बढ़ाती रही, आपको कह सकते हैं कि एक ताकत देती रही कि हाँ, मुझे ये करना है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और मैं आगे चलता आई थिंक हूं? उसके लिए जिद बहुत जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल। तो वो जिद जो है वो हमेशा मुझे आगे ले जाती रही, चाहे फिल्मों में, चाहे स्टेज पे, चाहे टेलीविज़न पे, चाहे वो देख भाई देख का किरदार रहा हो, या रिपोर्टर का किरदार रहा हो, या वाह जनाब का रहा हो, या मैं का, या अंदाज का, या तमाम जो मैंने रोल्स निभाए। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो नए उभरते हुए आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, वो हमसे पूछते हैं कि मैं अगर बिहार से आता हूँ या यूपी से आता हूँ, तो जो लहजे होते हैं, जो शब्द होते हैं, पकड़, वो अड़ा रा कोड़ा बोलना इस तरीके से होता है। लेकिन आपकी जब एंकरिंग कोई भी सुनता था, वो बिल्कुल बैठ जाता था, रिमोट वहीं पर रख देता था, अपना देखता था। ये शब्दों पर पकड़ कैसे आई और एंकरिंग में कितना एंजॉय किया आपने? मैं, आप जिसे एंकरिंग कह रहे हैं, मैं उसे एंकरिंग मानता ही नहीं। अच्छा। मैं उसको मैं समझता हूँ वो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, जो मैं हूँ और जो
मुझ में अभिनय की जो क्षमता है वो मिला जुला उसका एक समन्वय है। और मैं जिस तरह से लोगों से बतियाता हूँ, ये बात करता हूँ, बस मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये सोच के नहीं कि मैं अब उसको इस दिशा ले जाऊँगा, प्रोग्राम को उस दिशा ले जाऊँगा, अब मुझे ये कहना है, अब ये स्क्रिप्ट में है। स्वाभाविक तरीके से जितने आप स्वाभाविक रहेंगे और उस हिसाब से बातचीत करेंगे, वो दिलों को छूता रहेगा। आपकी बातें जो हैं वो दिलों को छूती रहेंगी। तो उसका ख्याल रखना। और ज़बान एक ऐसी चीज़ है, अल्फाज, हर शब्द का एक मायने है, हर शब्द अपने आप में एक किरदार है, हर शब्द एक कैरेक्टर है। अगर आप उसको यूं ही फेंक देंगे तो वो ज़ाया जाएगा। उसका जो कैरेक्टर है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जिनको कहते हैं इडियोसिंक्रेसीज, वो उसको समझ के कि इसका क्या वज़न है, इसको किस तरह से बोलना है, और सिर्फ उच्चारण ही नहीं, वो किस तरह से उसको पेश करना है। क्योंकि शब्दों की अपनी एक अदायगी होती है, वो भी नखरे वाले होते हैं। अगर तो अगर आप उनको वैसे ही अगर बुरी तरह से उसको ट्रीट करेंगे तो वो भी आपको बुरी तरह से ट्रीट करने वाले हैं। तो फिर लोग बताएंगे कि ये जाहिल है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ है, या इसे ज्ञान नहीं है कि शब्दों की क्या या अल्फाजों की क्या अहमियत है। तो उसके लिए बहुत कोशिश, और मैंने जो शुरू में कहा, अपनी आंखें खुली रखिए, अपने कान खुले रखिए, सीखते रहिए लगातार। क्योंकि और ख़ास तौर पे आप अगर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप घोड़ा को घोड़ा कह दें या सड़क को सड़क कह दें, तो अगर आप शेखर को शेखर भी कह दें वो चलेगा। लेकिन अगर आप इफ़ यू इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर और आप अभिनय की दुनिया में हैं, जहाँ ज़बान ही सब कुछ है, और वो बहुत मायने रखता है। और आप देखेंगे कि जिन लोगों का भी ज़बान पे बहुत काबू रहा और वो बहुत आगे बढ़े, और न सिर्फ अभिनय में बल्कि जब वो बातचीत करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी पढ़े लिखे इंसान से बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, ये वैसे नहीं आ जाता है। एज दे से देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज बिहाइंड बीइंग एफर्टलेस। तो जो एफर्टलेस लग रहा है उसके पीछे बहुत एफर्ट लगा है जो लोगों को नहीं मालूम, और वो दिखना नहीं चाहिए। तो इस पे मेहनत, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो उर्दू ज़बान हो, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली, जो भी ज़बान, सभी ज़बान जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। उसको किस तरह से बोलना, उसका क्या कैरेक्टर, उसका क्या मिजाज है, वो बहुत मायने रखता है। तो ये लोगों को बहुत ध्यान में रखना है। लोग अभी भी मुंबई में और फिल्मों में दुर्भाग्यवश अभी भी अभिनेता फिर को फिर कहते हैं, और फांसी को फांसी कहते हैं, और खून को खून कहते हैं, और फूल को फूल कहते हैं। ये गुनाह है, गुनाह अजीम है। अगर आप फिर को फिर कहें, वो फिर आया था, यानी मैंने उसका सर फाड़ दिया, ये जाने क्यों लोग इस तरह से बातें करते। तो कानों को वो सारी बातें चुभती हैं। नहीं तो वो एक जहर की तरह कान में जैसे पिघलता शीशा किसी ने डाल दिया हो, उस तरह से लगता है। और शेखर जी, क्योंकि बात अगर कॉमेडी की करें तो आप कॉमेडी में भी आपका हाथ कोई पकड़ नहीं पाया है, कॉमेडी भी बहुत अच्छे से करते हैं। जज, बतौर जज आपने होस्ट किया है रियलिटी शो कॉमेडी का, उसमें वो जब आप सामने होते हैं, उसके बाद जब चेयर पर जज करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ऐसे तो बहुत कम होता है, लेकिन देखा जाए, नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। उसको किस तरीके से बयां करेंगे? देखिए, जो आप सीखते हैं, जो आपका तजुर्बा है, जो स्टूडेंट रहता है वही बाद में जाके प्रोफेसर बनता है। तो जितना आप वो सीखेंगे और उस सीख को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से उतारेंगे, और अपने टैलेंट में, अपने क्राफ्ट में, अपने स्किल में किस तरह से उतारेंगे, जब आप उस दौर से गुज़रते हैं तो आपको अच्छा क्या है, बुरा क्या है और एवरेज क्या है, ये सब पता चल जाता है। कहते हैं कि अ गुड एक्टर इज़ नॉट समबडी हु नोज व्हाट टू डू, अ गुड एक्टर इज़ वन हु नोज व्हाट नॉट टू डू। क्या नहीं करना, ये बहुत अहमियत रखता है, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। तो कभी भी कॉमेडी में लोग कहते हैं टाइमिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पंच लाइन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से डिलीवर किया गया है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि अगर बगैर समझ के अगर आप उसको बोल दिए और टाइमिंग आपकी सही भी है, तो वो बात बनती नहीं है। वो बात जिस तरह से उभर के आनी चाहिए वो मुकम्मल बात नहीं होती। इसलिए हर चीज़ को, इसलिए मैंने पढ़ाई की बात शुरू में की, हर चीज़ को, चाहे वो किरदार हो, चाहे वो अल्फाज हो, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, उसको समझ के उसके जो नुआंसेस हैं, उसके जो लेयर्स हैं, उनको समझ के अगर आप फिर किसी को जज करेंगे, क्योंकि आप तब ये जान गए हैं
कि क्या करना है क्या नहीं करना, जिसकी भी बात मैंने की, जब आपने देखा उसने कहा जो उसने किया बहुत सही किया, पर बहुत कुछ नहीं करना था वो भी उसने कर दिया, वो वहाँ गलत हो गया। तो वो उसको ये बातें बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो जब मैं चेयर पे बैठता था तो अपने तजुर्बे से जो मैंने सीखा, और बहुत कुछ गॉड गिफ्टेड भी होता है, उस लिहाज से जिसको कह सकते हैं इंस्टिंक्टिवली मैं जान पाता था कि मैं जो देखता था कि ये सही है या नहीं। जो एक उस्ताद होता है, जो आप सुर ज़रा गलत लगाएंगे तो वो आपको तुरंत पकड़ लेगा कि ये पिच थोड़ा आपका गलत हो गया, या ये आपने तो कहा था कि मैं शिवरंजनी गाऊंगा, तो शिवरंजनी में अगर मध्यम नहीं है तो आपने कैसे लगा दिया। तो वो ज्ञान थोड़ा सा वो ज़रूरी है कि क्या वर्जित है और क्या जायज़ है। बिल्कुल। लास्ट में अब शेखर जी मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि शेखर जी फिटनेस का क्या राज है शेखर जी का, मतलब ऐसा लग रहा है अभी फिर किसी फिल्म में डेब्यू करने जा रहे हैं, ये कैसे मेंटेन किया हुआ आपने? आई थिंक देखिए, फिटनेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ज़िंदगी में। मतलब अगर कुछ और होता कि मैं फिट नहीं रहता तो ये हो सकता था, तो उसका वो पर्याय है ही नहीं। यू हैव टू बी फिट। और ये मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ इस वक्त। लोगों को पता न जानिए क्यों लगता है कि ये सिर्फ एक्टर्स हैं जो वो फिट हैं, या जो मॉडल्स हैं, या जो स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो बहुत फिट हैं। सभी को फिट रहना बहुत ज़रूरी है कि अनलेस यू आर नॉट फिजिकली फिट यू विल नेवर बी मेंटली फिट। तो इसका असर, फिजिकलिटी का असर आपके एक मेंटल मेकअप पे भी मिलता है। और मैं इस मामले में बहुत कॉन्शियस हूँ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना करना है कितना नहीं करना है, वो उस लिहाज से मैं। और कंसिस्टेंसी जो है, जिसको कहते हैं कि आप परसिस्टेंट तो रहें, कंसिस्टेंट भी रहे, ये नहीं कि किया फिर छोड़ दिया। और ये कभी मत सोचिएगा दिमाग कि कल से करूँगा, ये सबसे गलत वाक्य आपकी ज़िंदगी का, कल से कर लूँगा, या ये थोड़ा खा लेता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो एक कॉन्शियस अटेम्प्ट फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सब करें, मैं करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं फिजिकली फिट हूँ। जब लोग मुझे आगे कहते हैं, हर जगह मैं जाता हूँ कि आप इतना फिजिकली फिट कैसे हैं, तो उसके लिए भाई कोई ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा पैदा हुआ था। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जाके कमर तोड़नी पड़ती है, जिम में दौड़ना पड़ता है, कार्डियो करना पड़ता है, वेट्स उठाने पड़ते हैं, और ट्रेनर्स की बात माननी पड़ती है, उनकी डांट खानी पड़ती है, तब कहीं जाके ये नसीब में एक अच्छी बॉडी जो जिसको आप कहते हैं वो नसीब में आता है। शेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपको। इसी तरीके से आप एंटरटेन करते रहिए 1000-2000 साल आगे भी, और लोग जो है एंटरटेन होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारी ये खास पेशकश आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगले हफ्ते मिलता हूँ किसी और सितारे के साथ और टटोलेंगे उनकी ज़िंदगी के कई राज।